International Women's Day. This program is being organized by She, a movement foundation on the premises of New Mediacom Academy. This is an occasion of joy for all of us that we have come together for celebrating this wonderful event. तो आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अभ्यानंद पांडे जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता और बाल कल्याण समिति सतौली के सदस्य रहे हैं। आप अभी बनारस में सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सत्य प्रकाश तिवारी जी तथा श्री विजय बहादुर यादव जी दीवान जी कोतवाली मुगलसराय स्वागत करते हैं तथा अध्यक्ष डॉक्टर अनिल यादव जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज में प्राचार्य, जिले के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम लोग महिला दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज का विषय है आज की महिला, सामाजिक एवं कानूनी जागरूकता। अब मैं अतिथिगण से निवेदन करूंगी कि वो सरस्वती जी के चित्र पर माल्य अर्पण कर तथा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। रिकॉर्डिंग है, वीडियो है ना, वीडियो का ठीक चल रहा है। फोटो एक आगे से ले लीजिए, अखबार आगे से। अब मैं श्री सत्य प्रकाश तिवारी सर से निवेदन करूंगी कि वो मुख्य अतिथिगण श्री अभ्यानंद पांडे जी का माल्य अर्पण कर उनका हार्दिक स्वागत करें। अब मैं सुमित जेटली सर से निवेदन करूंगी कि वो डॉक्टर अनिल यादव जी का माल्य अर्पण कर उनका हार्दिक स्वागत करें। अब मैं संदीप सर से निवेदन करूंगी कि वे श्री विजय बहादुर जी का माल्य अर्पण कर उनका हार्दिक स्वागत करें। निवेदन करूंगा कि दीपक जी आए और सर जिस परिसर में हम लोग बैठे हैं और जो आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, अभी तक उनका भी माल्यार्पण नहीं हो पाया है। तो मैं कुमारनंद सर से निवेदन करता हूं कि आज के विशिष्ट अतिथि श्री सत्य प्रकाश तिवारी जी का माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज महिला दिवस के शुभ अवसर पे हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज का विषय है आज की महिला, सामाजिक एवं कानूनी जागरूकता।
विषय की प्रतिस्थापना के लिए श्री अ मूवमेंट फाउंडेशन के को फाउंडर सिद्धार्थ जी को बुलाना चाहूंगी कि वे विषय की स्थापना करें। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस अवसर पर हम लोग शी ए मूवमेंट फाउंडेशन और जिस परिसर में हम लोग बैठे हुए हैं न्यू मीडिया कॉम एकेडमी, इन दोनों ही संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आज ये कार्यक्रम सुनिश्चित हो रहा है, आज ये कार्यक्रम हो रहा है। आज का विषय है आज की महिला, सामाजिक और कानूनी जागरूकता। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी वो सदी कही जाती है जहाँ पे हम लोग चांद पे जाने की तैयारी कर चुके हैं। कई बार वहाँ पे हम लोग ने अपने जो एक्सप्लोरिंग टीम्स हैं उनको हम लोगों ने भेज के और वहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रखा है। मंगल पे भी हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन इतने एडवांस एरा में, इतने आधुनिक युग में होने के बावजूद भी ज़मीनी हालात आज भी हमें ये सोचने को मजबूर कर देते कि क्या वाकई हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। क्या महिलाओं के प्रति जो एक सोच और जिस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, क्या वो सारी चीज़ें इस 21वीं सदी में भी बगैर किसी भेदभाव, बगैर किसी ऊंच नीच, बगैर किसी कमी के क्या हम पूरा कर रहे हैं? आंकड़े कुछ और बताते हैं, जो कागजी आंकड़े हैं वो कुछ और बताते हैं, और जो जमीन पे वाकई हालात है वो कुछ और बोलते हैं। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो चाहे कोई भी दिवस हो, वो एक दिन क्यों मनाना? हम लोग तो एक ऐसी परंपरा से आते हैं, या हमारे देश की एक ऐसी परंपरा है जहाँ पे बेटियों के पैदा होने पे हम लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशी मनाते हैं, सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत सारी सच्चाइयों का सामना भी हम करते हैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में। बहुत सारी ऐसे सच्चाइयाँ हैं जो कहती तो बहुत आदर्श वाक्य हैं, लेकिन होता उसका बिल्कुल उलट है। सामाजिक मान्यताएं, बहुत सारी ऐसी सामाजिक मान्यताएं हैं जो महिलाओं को, बेटियों को न सिर्फ आगे बढ़ने से रोकती हैं, बल्कि एक अजीब सी परिस्थिति उनके सामने खड़ी कर दी जाती है कि या तो आप ये करो या तो आप वो करो, और उन्हीं परंपराओं की दुहाई दी जाती है। बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो आज के वक्त में चलन से बाहर हो जानी चाहिए, लेकिन तब भी आज वो हमारे परिवार में, हमारे समाज में विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि इनको कभी ख़त्म करने की कोशिश नहीं की गई, इनको ख़त्म करने की भी कोशिश की गई, और हमारा ही समाज आगे आया इन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए। ये पहले से होता आ रहा है, ये आज हम नहीं तोड़ रहे हैं। बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों को आज हम नहीं तोड़ रहे, ये तो बहुत सालों पीछे से हो रहा है। बहुत सारे हमारे यहाँ वीरांगनाएं हुई हैं, दुर्गावती हैं, रानी दुर्गावती हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं। फिर उसके बाद अगर महिलाओं की शिक्षा के लिए हम नाम लेते हैं तो सावित्रीबाई फूले हैं, जिन्होंने पुणे में रह के महिलाओं की शिक्षा के लिए जो उस वक्त कुरीतियाँ 19वीं शताब्दी में थी, उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज हमारा बहुत बदल गया, आज भी वो कुरीतियाँ हैं। तो अब इनको ख़त्म कैसे किया जाए? इनको ख़त्म करने का रास्ता तो बहुत है। लड़ के झगड़ के, कहा जाता है कि
अपने हक और अधिकार के लिए लड़ जाइए। लेकिन वहीं पे एक बात और उसके साथ छिपी होती है, और छिपी तो नहीं होती तो सामने फोरफ्रंट पे है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं कि हमारी ड्यूटीज़ भी उसके साथ आती हैं, कर्तव्य भी हमारे उसके साथ आते हैं कि हमको अधिकार और अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो चाहिए, लेकिन कुछ कर्तव्य भी हमारे सही होने चाहिए। हमारा संविधान हमें इन कुरीतियों को ख़त्म करने की इन कुरीतियों को ख़त्म करने का एक रास्ता देता है कि आज हमारे समाज में जो भी कुरीतियां हैं, वो कुरीतियां अगर ख़त्म होती हैं या ख़त्म की जा सकती हैं तो बच्चियों से भेदभाव ख़त्म करके, बच्चियों को अच्छी शिक्षा देके, बच्चियों को उच्च शिक्षा देके। बहुत सारे घरों में बच्चियों को केवल 8 तक 10 तक पढ़ा के छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब हम उन्हें हायर एजुकेशन की तरफ ले जाएंगे तो उनकी समझ डेवलप होगी, उनकी सोच विकसित होगी, और इन कुरीतियों को जब वे खुद से पहचानेंगी तो किस तरीके से ख़त्म करना है, रास्ता भी वही निकालेंगे। आज भी देखिए हमारे परिवारों में दहेज बड़ा एक कॉमन सा कह लीजिए एक पाप के रूप में है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन होता क्या है, हम सभी लोग कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, हमारा परिवार रहता है। रोहनिया थाने की आज से लगभग 3 साल पहले की एक घटना हमने अखबार में जब पढ़ी, उसमें एक 12 साल की लड़की थाने चली जाती है, बल्कि और एज उसका कम था, 10 साल। 10 साल की एक छोटी सी बच्ची वो दौड़ के थाने चली जाती है, बोलती है कि मुझे दरोगा जी से मिलना है। आप श्रीमान जी लोग वहाँ पे थे और आपने बोला कि भाई क्यों मिलना है, तुम इतनी छोटी सी बच्ची हो, तुम क्या करोगी मिलके, क्या तुम्हारी शिकायत है। उसने बोला नहीं, मैं दरोगा जी से ही बताऊंगी अपनी बात को। सभी लोग थोड़ा चौंकते भी हैं और ये लगता है कि ये इतनी छोटी सी बच्ची आखिर कौन सी बात है जो केवल ये दरोगा जी से ही करना चाहती है, सर से करना चाहती, आखिर ऐसी कौन सी बात है। खैर थोड़ी देर बाद उस स्टेशन के पुलिस स्टेशन के SHO से उनको उस छोटी सी बच्ची को भेंट कराई जाती है। तो बच्ची एक कहानी सुनाती है जो उसने अपनी उस छोटी सी उम्र में झेला। उसने बताया कि सर मेरा एक शिकायत नोट कर लीजिए। तो बोलते किसके खिलाफ, तो बोलती कि मेरी माँ के खिलाफ। तो बोलते हैं क्या मामला, क्या बात क्या है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो बताती है कि मेरे घर में मेरा छोटा भाई जन्म लिया, बेहद गरीब परिवार से हैं हम लोग। इतना भी नहीं है कि अगर घर में सब लोग हैं तो सभी लोगों के लिए बिस्तर अवेलेबल है, उपलब्ध है। ये हालात उस घर के थे, कच्चा घर था, कच्ची ज़मीन थी, जाड़े का दिन था, पुआल पड़ा था ज़मीन पे। बोलती है कि मेरा छोटा भाई जन्म लिया है और मेरी माँ उसको बिस्तर पे ढक तोप के सुलाती है और मैं रात में ज़मीन पे पुआल पे सोती हूँ। मैंने भी बोला कि माँ मुझे भी ऊपर सुलाओ। माँ ने बोला कि छोटा बच्चा है, समझाने की कोशिश जिस तरीके से बड़े लोग समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो छोटा मन था, उसको ठंडी लगती होगी रात में, इस वजह से एक उसकी परेशानी थी। अब सोचिए इतनी छोटी सी बच्ची, और कहाँ से उसके ये मन में आ गया कि वो मेरा भाई वो बिस्तर पे सोता है और मैं ज़मीन पे ये पुआल में इतने ठंडी में और मैं यहाँ पे हूँ। ये आरोप नहीं है कि उसकी माँ किसी तरीके का भेदभाव कर रही है, ये नहीं कहने का मतलब कि वो उतनी छोटी सी बच्ची जिसके मन में, जो अभी जानती भी नहीं कि भेदभाव क्या होता है, अंतर क्या होता है लड़का लड़की का, जो ये नहीं जानती है, लेकिन उसके भी मन में कहीं ना कहीं आया कि मुझे प्यार कम मिल रहा है, मेरे भाई को बिस्तर पे सुलाया जा रहा है, खाट पे सुलाया जा रहा है, रजाई है, सब चीज़ें, और हम ज़मीन पे और
पतला सा चादर या जो भी कुछ था उसके घर में, ये कहानी उसको हमने भी पढ़ा, अपने माध्यम से भी हमने उसको पता कराया। फिर उसके बाद हालांकि मदद उसके घर में पहुंची और वो सारी चीज़ें ठीक की गई। लेकिन ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, सैंपल कह लीजिए। ये कभी कभी ये अनजाने में होता है, लेकिन बहुत घरों में ये जान पहचान के भी होता है कि हाँ हम भेदभाव कर रहे हैं। बेटों को अच्छे स्कूल में, बेटियों को कमतर स्कूल में, बुरे स्कूल में, कोई स्कूल बुरा नहीं होता, कमतर स्कूल में, उसको अंग्रेजी माध्यम के बड़े स्कूल में, बिटिया को गांव के परिषदीय विद्यालय में या आस पड़ोस के किसी विद्यालय में। लेकिन जरा आज के हालात पे नज़र डालिए। महिलाओं के साथ घटनाएं बढ़ी हैं और महिलाओं के साथ जो घटनाएं बढ़ी हैं, मैं केवल कुछ एग्जाम्पल, कुछ डेटा बस नोट करके आया हूं, बस मैं वो बता दे रहा हूं। कितने तरीके के क्राइम भी होते हैं वो भी हैं मेरे पास, लगभग 15 और उससे ज़्यादा हैं। बस मैं उनका नाम ले लूँगा, लेकिन ये एक छोटा सा डेटा है 2020 और 2019 का। 2 तरीके के डेटा हैं। NCRB, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड उसको कहते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो देश भर में होने वाली तमाम घटनाओं को कैटेगराइज करता है और उनको रिकॉर्ड करता है अपने यहाँ। जो ये बगल में पुलिस स्टेशन है या जो आप लोग आए हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं शिकायत के रूप में होती हैं, आप वो नोट करते हैं। और दूसरे तरीके का रिकॉर्ड 2020 में NCW ने किया, नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस। दोनों के आंकड़ों में हालांकि अंतर है। NCRB के और 2019-20 या 2020-21 का जो आंकड़ा है वो इसलिए कि इस दरमियान कोविड बड़ी बुरी तरीके से अपने असर को हमारे समाज पे दिखाया था। 2020 में महिलाओं के खिलाफ, सिर्फ महिलाओं के खिलाफ 3,71,503 केसेस रजिस्टर किए गए थे। 2019 में हालांकि ये मामला ज़्यादा था। आपको लगेगा कि ये ज़्यादा और कम, मैंने कहा ना कि कागजी आंकड़े कुछ और कहते हैं और हालात ज़मीन पे कुछ और होते हैं। 2019 में ये जो आंकड़ा था ज़्यादा था, 4,05,326 अपराध केवल महिलाओं के खिलाफ। उसमें कई तरीके के, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वो है मेरे पास। वहीं पे उसी वक्त में NCW, राष्ट्रीय महिला आयोग, केवल 25 मार्च से 31 मई 2020 तक, जिस दरमियान लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, 68 दिनों का ये फेज था। NCW के रिकॉर्ड्स कुछ और कह रहे हैं और NCRB के रिकॉर्ड्स कुछ और कह रहे हैं। NCRB के रिकॉर्ड्स में हम पाते हैं कि 2020 में कम घटनाएं हुई, जबकि NCW ने केवल 68 दिनों के फेज में 1477 मामले घरेलू हिंसा के रिकॉर्ड किए थे, जो पिछली साल 2019 में जो आंकड़े आए थे उससे 79% ज़्यादा थे। ये घरेलू हिंसा का है, उसमें भी एक कैटेगरी है। इतनी घटना कौन करता है? ये घटना हम अपने घरों में बेटियों को बोलते हैं कि 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाओ। हम अपने बेटियों को बोलते हैं कि ऐसे रहो और बहुत तेज, बहुत मुंह खोल के हंसो नहीं, या लंबी लंबी चाल लेके ना चलो, या अगर बहुत लोग बैठे हों तो एकदम सिमट के और शांत बैठे रहो। बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NCERT की बुक में लिखा हुआ है, क्लास 7 के, ठीक ना, ये है। ये जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं कि आप ऐसे कीजिए, आप वो ना कीजिए, आपको ऐसे रहना है, आपको वैसे रहना है। लेकिन कभी क्या लड़कों को ऐसा कुछ सिखाया जाता है क्या? घरेलू हिंसा में सबसे ज़्यादा जो घटना हुई थी वो पति की क्रूरता थी। पति मतलब पुरुष, आदमी। सबसे ज़्यादा घटना पति की क्रूरता के
शिकार महिलाओं की शिकायत आई थी एनसीडब्ल्यू में, राष्ट्रीय महिला आयोग में। अब एनसीआरबी ने क्यों या पुलिस स्टेशंस पे क्यों दर्ज नहीं किए गए नहीं मालूम है, क्योंकि उस वक्त पुलिस स्टेशन का भी रोल थोड़ा दूसरे तरीके का था। और एनसीडब्ल्यू ने एक नेशनल नंबर जारी किया था जिस पे कोई भी महिला और कोई भी बच्ची फ़ोन करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती थी। तो इस पे केवल घरेलू हिंसा की ये रिकॉर्ड हैं, और भी दूसरे तरीके के रिकॉर्ड हैं। बेटियों की पिटाई, बेटियों को पढ़ाई से रोका जाना, पूरी कैटेगरी है वहाँ पे। खैर, रेप के मामले में अगर हम देखते हैं तो एनसीआरबी का रिकॉर्ड वो बताता है कि रेप के मामले घट गए हैं, और रेप के मामले में जो गिरावट आई है वो 19.3% की है, ऐसा आंकड़ा कहता है एनसीआरबी का, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का। लेकिन जमीनी हालात इससे उलट हैं। बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो जमीन पर रह के यूनिट पे काम करती हैं और उनके पास तमाम शिकायतें पहुंचती हैं। वो जाती भी हैं, वो पुलिस स्टेशन में भी उस पीड़िता को ले जाती हैं। कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि पीड़िता शांत करा दी जाती है दबाव से, आगे मत बढ़ो, परिवार के लोगों का जान खतरे में पड़ सकता है, आगे मत बढ़ो। वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं, बहुत बाहुबली लोग हैं, तमाम ऐसे विशेषण जोड़े जाते हैं। लेकिन संस्थाओं की जो रिपोर्ट है, जो सामाजिक संस्थाएं बहुत तरीके के काम करती हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उनकी जो रिकॉर्ड, उनके रिकॉर्ड के अनुसार इस दरमियान 2019-20 और 20-21 के दरमियान लगभग ये मामले 50% से कुछ कम ही रह गए हैं। मतलब इतनी बढ़त हो गई है। 44 से लेके 49% तक रेप के मामले बढ़ गए हैं। अब इसमें एग्जैक्टली रेप के मामले, इसमें भी 2 से 3 कैटेगरी है, लेकिन सबको मैं समअप करके एक में क्लब करके ज्वाइंट करके मैं बता रहा हूं। कहने का मतलब ये घटनाएं कर कौन रहा है? ये घटनाएं पुरुष वर्ग करता है। पति की क्रूरता, कौन है वो? पति है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत, ये बड़ी तेज़ी से पिछले 10 सालों में मांग उठी है कि ये जो घटनाएं महिलाओं के प्रति हिंसा जो बढ़ रही है, इस हिंसा का जो की फैक्टर निकल के आ रहा है वो 2 तरीके का। एक तो वो जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, वो इन सारी घटनाओं में इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि हमारा विश्वास होता है उन पे, और उस विश्वास के आड़ में वो लोग बहुत सारी चीज़ें हमसे कर बैठते हैं। और हम इसलिए नहीं कहते हैं कि वो हमारी जान पहचान के, हम घर में भी कहेंगे तो कोई विश्वास करेगा नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, इसमें जान पहचान के अलावा दूसरा इसमें पूरा एक रैकेट, बदमाशों का रैकेट, जो किसी न किसी तरीके से बेटियों को, बहनों को कभी बहलाता है, कभी फुसलाता है, कभी किडनैपिंग करता है, बहुत सारी चीज़ें। वो रैकेट बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे लोग हैं। ये 2 तरीके के। तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत, पिछले 10 सालों में ये बड़ी तेज़ी से मांग उठ रही है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज हमारे समाज में इसी पुरुष वर्ग को समझाने की है कि अगर रात में 11 बजे भी कोई लड़की, अनजान लड़की अगर सड़क पे निकल गई है और कोई पुरुष है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बेटी, वो बहन, वो लड़की अपने घर या अपने गंतव्य पे, अपने डेस्टिनेशन पे सुरक्षित पहुंच जाए। ये उस पुरुष की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर वो उस बेटी को, उस बहन को सड़क पे जाते हुए देख रहा है तो, लेकिन होता तो इसका उलट है, वो इसको अवसर समझता है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आज सबसे ज्यादा जरूरत है बेटों को समझाने की, पुरुषों को समझाने की, कि अगर कोई बेटी, कोई लड़की, कोई बहन अगर रास्ते में अकेले है
तो वो अवसर नहीं है कि आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि ये अवसर सुअवसर है कि आप उसकी मदद कीजिए और उसको जहाँ वो जाना चाहती है वहाँ पे पहुँचने में उसकी पूरी मदद कीजिए। तभी ये घटनाएं, इस तरीके की घटनाएं हम लोग रोक सकते हैं और तभी ये घटनाएं रुक सकती हैं। एक फिल्म आई थी, कभी अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देखिएगा ज़रूर, हाईवे, आलिया भट्ट की। वो पूरा फिल्म देख लीजिए, सड़क पे ही है, लेकिन उस पूरी फिल्म का जो मैसेज है वो अंत में है। आलिया भट्ट जब घर वापस आती तो एक ही चीज़ बोलती कि ये घर नहीं है, मैं अब जानी हूँ कि ये घर नहीं है। वो एक अपनी घटना बताती है कि वो छोटी सी थी, मैंने बोला ना कि इन सारी घटनाओं में जान पहचान के लोग ही होते हैं। तो उसके घर उसके एक चाचा आते थे बराबर, तो बचपन से उसको परेशान किया करते थे। वो बताई कि वो बाथरूम में ले जाते थे और उसके साथ गलत काम करते थे, लेकिन वो बोलती कि मैं बता नहीं पाई कभी, इसलिए कि हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं देखती थी कभी ये मम्मी के साथ, कभी ये पापा के साथ, कभी ये भाई के साथ, सबके साथ हैं, तो मैं कहूँ किससे? कोई विश्वास करेगा कि नहीं करेगा? मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ पाती थी। तो हिम्मत लाना पड़ेगा हमें। हम सहने के लिए नहीं हैं, हम अपनी आवाज उठाने के लिए हैं, हम बोलने के लिए हैं। अगर अत्याचार हमारे ऊपर या उत्पीड़न हमारे, भले ही वो एक झूठ बोल के हमें फंसाया जाए, वो भी एक उत्पीड़न, लेकिन हम उसके भी खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और मेरे ही साथ हो तभी हम आवाज़ उठाएं, ये समाधान कभी नहीं हो सकता। चाहे जो हो समाज में, हमको उसके लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। और कानूनी जागरूकता, आज हमारे संस्था के एक सदस्य हैं, वो वकील हैं, अधिवक्ता हैं। सेशन तो उनका था, लेकिन वो आ नहीं पाए, उनको अचानक से इलाहाबाद जाना पड़ा, नहीं तो उन्होंने अपनी तैयारी अच्छी की थी। लेकिन फिर भी कानूनी जागरूकता बेहद ज़रूरी, बेहद ज़रूरी। बहुत सारी अभी पिछले सप्ताह द हिंदू अखबार में एक बहुत बढ़िया आर्टिकल निकला हुआ था, पेज नंबर 16 पे था। उसमें यह था कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के साथ कुछ रिपोर्टर्स एक बातचीत करते हैं और उनके सामने कुछ परिस्थिति रखते हैं, लेकिन बोलते हैं कि इसका हल कानूनी होना चाहिए। लगभग 100 बच्चे बच्चियों का वो पूरा एक सैंपल था। उनमें से केवल वही बच्चे कुछ बता पाए जिनका आगे का टारगेट LLB का था। लड़के और लड़कियां दोनों को इसमें रखा गया था, लेकिन केवल वही उसका सही जवाब दे पाए जो LLB की तैयारी करने के लिए थे, बाकी नहीं बता पाए। क्योंकि एक शर्त थी कि कानूनी आपको इसमें रास्ता बताना है। क्या मतलब? कि उनको जानकारी थी ही नहीं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम लोग के साथ होती हैं, हम लोग को नहीं मालूम चलता, और तब जब हम लोग फंसते हैं बुरी तरीके से, तब हम ढूंढते हैं कि काश कोई मददगार मिल जाता। कई बारी घटना आप लोग पता नहीं महसूस किए कि नहीं, मेरे साथ घटना हुई है, ठीक ना, वो कोई गलत नहीं, मतलब कभी आपको लगता है परेशानी में आप फंसे और गले से आवाज़ ना निकले, हम चिल्लाना चाहते, गले से आवाज़ नहीं निकलते, ठीक ना। एक दैनिक जागरण में निकला हुआ एक बहुत बढ़िया आर्टिकल था, सबसे पहले हिम्मत चिल्लाने से आती है, सबसे पहले हिम्मत। अगर सामने आपके कोई है और मिसबिहेव कर रहा, आप चिल्लाइए, पूरे ताकत से चिल्लाइए, उसकी ताकत आधी हो जाएगी उस सामने वाले की। जो आपके साथ करने का इंटेंशन रखता है वो नहीं कर पाएगा। लेकिन कई दफ़ा हमारे इस गले से आवाज़ नहीं निकलती, हम नहीं चिल्ला पाते। हम इसलिए नहीं चिल्लाते कि अरे बगल में लोग क्या सोचें, अरे जो सोचेंगे सोचेंगे, अभी तो ये सामने राक्षस मेरे सामने खड़ा है ना। पहले तो हमको इससे बचना है कि हम अपने समाज और अपने अगल बगल देखें कि हम चिल्लाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। हम बहुत बारी इसीलिए इन्हीं सभी चीज़ों में हम फंस जाते हैं और हम आवाज़ नहीं लगा पाते हैं। तो बस मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ, और मैं बस वो जो NCRB में जो कैटेगरी दर्ज की गई है, मैं बस उसका नाम ले लेता हूँ। आप देखिए कितनी तरीके की घटनाएं होती, कभी आप जाने नहीं होंगे या कभी आप सोचे नहीं होंगे। क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स,
जो उनके पति या उनके परिवार के द्वारा एक स्त्री पे, एक महिला पे जो क्रूरता की जाती है, असॉल्ट, हमला, किडनैपिंग और एब्डक्शन, अपहरण कर लेना, रेप, दुष्कर्म, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस एक्ट, जो बच्चों के साथ अपराध होता है, बच्चों के साथ भी अपराध होता है, ठीक ना, तो ये उसका एक्ट है। ये इसके बारे में इसी के एक्सपर्ट हैं भैया। खैर भैया तो सबके एक्सपर्ट हैं, लेकिन इन्हीं में उनका एक्सपर्टीज़ भी है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इंसल्ट, बेइज्जती भी एक तरीके का क्राइम है। अगर हम बॉस हैं और इसी रूम में यहाँ सभी लोग हैं और आपकी एक छोटी सी गलती के लिए हम बुरी तरीके से अगर आपको डांट दें, मैंने क्राइम किया है, नहीं मालूम होगा हम लोगों को कि ये क्राइम है, हम लोग सुन के रह जाते हैं अगला बॉस है। नहीं, बॉस नहीं है। अगर इतनी छोटी सी गलती थी, पहली बार है, दूसरी बार समझाओ। एक हद होती है डांटने की, उस हद के अंदर रहो, आप बॉस हो चाहे कोई भी हो। डाउरी डेथ हो जाते हैं। अबेटमेंट टू सुसाइड ऑफ अ वुमेन, उकसाना उसको आत्महत्या के लिए, मतलब ऐसी परिस्थिति पैदा करना कि अब उसके सामने कोई चारा नहीं है, बस अब जीवन को समाप्त कर लेना ही है। अटेम्प्ट टू कमिट रेप हुआ नहीं बल्कि रेप की कोशिश की गई। साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से, इसमें तो अभी जो आंकड़े आए हैं ये कहानी बताते हैं कि ये साइबर क्राइम के 76% घटनाएं बढ़ गई हैं। 76% ये कहानी है साइबर क्राइम की। बहुत तरीके की, बुल्ली बाई, सुल्ली डील, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, अभी ये बहुत तेज़ी से चला था। इमॉरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, अनैतिक रूप से बच्चे बच्चियों को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान महिलाओं को ले जाना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा से उनको बचाओ। मर्डर्स विथ रेप, गैंग रेप, मर्डर कर दिया जाता है, जो एक केवल रेप होता है, उसके बाद ज़िंदगी रहती है, लेकिन एक रेप होता है या गैंग रेप होता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है, वो भी एक क्राइम है। एसिड अटैक, बहुत अच्छी मूवी आई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, ज़रूर से देखा होगा आप लोगों ने। अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, ये भी वही कि एसिड फेंकने की कोशिश की गई थी, ये भी एक क्राइम है। हुआ नहीं हुआ वो दूसरी बात है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो सामने मेरे ऊपर एसिड का बॉटल लेके खड़ा है और मेरे ऊपर फेंकने वाला है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, महिला को मतलब उसका एक दूसरा चेहरा दिखा देना, दूसरी तरीके से उसको प्रस्तुत कर देना। सेलिंग ऑफ माइनर गर्ल्स, छोटे बच्चियों की जो खरीद फरोख्त होती है, ये खरीद फरोख्त दरअसल घरेलू नौकर नौकरानियों के रूप में होती है, ठीक ना। बहुत सारे घरों में आप लोग देखते होंगे कि छोटी बच्चियां काम करती हैं, तो उनकी खरीद फरोख्त होती है। बाइंग ऑफ माइनर गर्ल्स, ये भी वही है। चाइल्ड लेबर और जेंडर इक्वालिटी, ठीक ना। और एक और छूट गया है, वो हम दर्ज नहीं कर पाए, वो है कार्यस्थल पे महिलाओं के साथ उत्पीड़न, शोषण। वो बड़ी तेज़ी से, उसमें भी एक आंकड़ा अभी जो आया है NCW का, खासकर वह NCW उसमें बोलता है कि ये बड़ी तेज़ी से इसमें प्रगति, मतलब प्रगति नहीं कहना चाहिए, बढ़ोतरी हुई है इन घटनाओं में कि मैं अपने ऑफिस में हूँ और मेरा बॉस आता है, या वो कुछ गलत नज़र से मुझे कुछ गलत इशारे कर रहा है, या वो मेरे बगल में काफ़ी मुझसे सट के खड़ा है। बहुत सारे उसमें शिकायतें आई इसी कोविड पीरियड में, क्योंकि कोविड पीरियड में आप देखिए वर्क फ्रॉम होम हो रहा था। तो अब आप बोलिए कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो आखिर में ये, तो उसी दरमियान बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हुए थे। ज़बरदस्ती बुलाया जाता था महिलाओं को कि नहीं ये पेपर सिग्नेचर करना है, आना ज़रूरी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं दर्ज की गई। फिलहाल अब मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूं और संचालक महोदय को ये माइक देता हूं कि वो अगले अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि जी को यहाँ पे आमंत्रित करने का कष्ट करें। थैंक यू।